ननंद की गोद भराई पर 2 अमीर वर्सेस 2 गरीब भाभी का पहनावा और पकवान। एक बहुत ही आलीशान और फूलों से सजा हुआ बड़ा सा घर है। दरवाजे पर 4 नई बहुएं खड़ी हैं। आगे रिया और तान्या हैं, जिन्होंने एकदम डिजाइनर लहंगे पहने हैं। उनके ठीक पीछे राधा और सीता बहू लाल साड़ी में चुपचाप खड़ी हैं और कांता सिर्फ रिया और तान्या की आरती उतार रही है। आ जाओ मेरे घर की लक्ष्मियों। पूरे मोहल्ले में किसी की बहुएं मेरी इन परियों जैसी नहीं है। एकदम करण जौहर की फिल्म की हीरोइन लग रही हो दोनों। कांता, आरती की थाली जरा पीछे भी घुमा लो। हाँ, वो दोनों भी हमारे घर की ही बहुएं हैं। कोई पड़ोसन नहीं है जो उन्हें ऐसे दरवाजे पर इग्नोर कर रही हो तुम। अरे आप चुप ही रहिए जी। मुझे पता है किसकी आरती कैसे उतारनी है। जो मेरे स्टेटस और मेरे स्टैंडर्ड से मैच करेगी, मेरे घर में तो उसी का स्वागत होगा। और वैसे भी वो दोनों मेरी पसंद नहीं है। घर के बड़े से हॉल में रमाकांत, कांता देवी, बेटी नेहा और चारों बेटे रोहन, मोहित, अमन और करण बैठे हैं। वाह मॉम, रिया और तान्या तो एकदम परफेक्ट है। रोहन और मोहित भैया के लिए एकदम हाई क्लास। हमारी किटी पार्टीज में तो आग लग जाएगी। तुम्हारी किटी पार्टी के लिए मुझे अपने घर का माहौल खराब नहीं करना है नेहा। मुझे मेरे बाकी दोनों बेटे अमन और करण के लिए ऐसी दिखावे वाली लड़कियां नहीं चाहिए। मैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और संस्कारी बहुएं लाऊंगा। पापा सही कह रहे हैं माँ। दरअसल करण और मैंने अपने लिए लड़कियां ढूंढ ली हैं। वो दोनों गांव से ही हैं, गरीब घर की हैं, लेकिन उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं माँ। हम दोनों शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? गांव की गवार लड़कियां मेरे इस करोड़ों के घर में आएगी? अरे लोग क्या कहेंगे? मेरे खानदान की नाक कटवा कर रख दोगे तुम लोग। आवाज नीचे कांता। ये मेरा भी घर है और मेरे बेटों की पसंद ही मेरी पसंद है। वो दोनों गांव की लड़कियां ही इस घर की बहुएं बनेंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। कांता और नेहा गुस्से से वहां से चली जाती। गृह प्रवेश की रस्म अभी भी चल रही थी। कुछ पड़ोस की औरतें वहां खड़ी थीं और बातें कर रही थीं। अरे कांता, ये अपनी आगे वाली बहुओं को कुछ कपड़े तो पूरे पहना देती। ये कैसे लहंगे पहन रखे हैं? बिल्कुल उर्फी जावेद लग रही है दोनों। एक्सक्यूज मी आंटी जी, ये डिजाइनर लहंगा है जो शायद आपके पूरे खानदान की सेविंग्स मिलाकर भी नहीं आएगा। और ये फालतू का ज्ञान अपने घर की बहुओं को दीजिए, हमें नहीं। बिमला चुपचाप वहां से चली जाती है। ओह माय गॉड भाभी, व्हाट अ रिप्लाई। मजा ही आ गया। इन आंटियों को तो ऐसे ही चुप कराना चाहिए। देखा जी, इसे कहते हैं स्मार्ट और मॉडर्न बहू। किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे घर वालों के आगे टिक सके। चलो मेरी बच्चियों, तुम दोनों अंदर चलो। कांता देवी सिर्फ रिया और तान्या को अंदर ले जाती हैं और राधा सीता को दरवाजे पर ही अकेला छोड़ देती हैं। बेटियां कभी दरवाजे पर नहीं रुकती। अंदर आ जाओ मेरी बच्ची। मुझे पता है तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद शायद तुम दोनों को पसंद न करे, वो तुम्हें ताने भी मारेंगे, लेकिन मैं तुम दोनों को बहुत पसंद करता हूँ बच्चों। मुझे पता है कि इस घर को जोड़ने के लिए तुम दोनों ही सबसे बेस्ट हो। शादी के सारे फंक्शन खत्म हो चुके हैं। ननद नेहा अपने ससुराल जा चुकी है। अगली सुबह घर के हॉल में कांता देवी एक तरफ सोफे पर बैठी हैं। चारों बहुएं उसके सामने खड़ी हैं। माँ जी, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। देखिए ना, ये मेरे नेल कितने अच्छे हैं। अगर मैं झाड़ू पोछा या बर्तन करूँगी तो ये खराब हो जाएंगे और मेरे हाथों में ना रैशेज आ जाते हैं। हमसे ये ज्यादा मेहनत वाले काम बिल्कुल नहीं होंगे माँ जी। अरे मेरी नाजुक बच्चियों, तो किसने बोला कि तुम्हें मजदूरों वाले काम करने हैं? तुम दोनों मेरे घर की शान हो। तुम लोग घर के आधे से कम काम करोगी, वो भी जो तुम्हारा मन करे वो। और सुन लो तुम दोनों गाँव वालियों, इस पूरे बड़े घर में झाड़ू पोछा करना, 3 टाइम का खाना बनाना और 2 मंजिल ऊपर छत पर कपड़े सुखाने जाना और बगीचे के पौधों की देखभाल करना, ये सब काम आज से तुम दोनों के हैं। समझ में आया? जी माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम दोनों बहनें मिलकर इस घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। गॉड, इन्हें देखो तान्या, कैसे अनुपमा वाली सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही है। अरे करने दो इन्हें मजदूरी, हमें क्या, अपना तो फायदा ही है। हम आराम से नेटफ्लिक्स देखेंगे। वो तो वक्त ही बताएगा कि काम करती हो या सिर्फ मुंह चलाती हो। सुबह के 4 बज रहे हैं। राधा और सीता पूरे घर की साफ सफाई कर रही हैं। दूसरी तरफ रिया और तान्या अपने कमरे में आराम से सो रही हैं। कुछ भी कहो, सुबह जल्दी उठकर घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है और इसमें बहुत मजा भी आता है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। मुंह दिखाई की रस्म चल रही है।
रिया और तान्या डिजाइनर कपड़े पहनकर बैठी हुई हैं, जबकि सीता और राधा किचन में काम कर रही हैं। हाय रब्बा कांता, तेरी ये दोनों बहुएं तो एकदम अप्सरा लग रही है। और वो जो किचन में काम कर रही है वो कौन है? कोई नई नौकरानियां रखी है क्या? हाँ, नौकरानी ही समझ लो। ये मेरे उन दोनों बेटों की पसंद है जिन्हें गांव की गवार का शौक चढ़ा था। अब घर के मजदूरों वाले काम तो किसी को करने ही पड़ेंगे ना। मेरी रिया और तान्या तो इस घर का स्टेटस है। एग्जैक्टली, हमारे सॉफ्ट हैंड इन सब कामों के लिए नहीं बने हैं। वी आर बोर्न टू रूल। तभी वहाँ पर राधा सबके लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, मैं सबके लिए और चाय बना लाऊं? हाँ हाँ जा, यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें मत सुन। और सुन, जरा समोसे और तल लाना, मेरी सहेलियाँ भूखी नहीं जानी चाहिए। कुछ समय और बीत जाता है। पूरा परिवार हॉल में बैठा टीवी देख रहा है। तभी फोन जोर से बजता है। कांता देवी फोन उठाती है और बहुत खुश हो जाती हैं। अरे सुनते हो जी, हमारी नेहा प्रेग्नेंट है। मैं नानी बनने वाली हूँ और आप बुढ़े नाना बनने वाले हो। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लाइए मैं दीदी से बात करके उन्हें बधाई दे दूं। पीछे हट, तू क्या बात करेगी मेरी बेटी से? तुझे क्या पता आजकल की मॉडर्न प्रेगनेंसी के बारे में? जाकर भगवान के आगे दिया जला। ये फोन वोन तेरे बस का नहीं है। लो मेरी बच्ची और रिया तान्या, तुम दोनों अपने ननन को कुछ अच्छे से मॉडर्न टिप्स दो ताकि मेरी बेटी का फिगर भी मेंटेन रहे और बच्चा भी हेल्दी हो। ओ माय गॉड नेहा, कांग्रेचुलेशंस। बेब लिसन, अब तुम ना वो टिपिकल घीवी खाना बंद कर देना। इंटरनेट पर ना मैंने एक बहुत अच्छी डाइट देखी है, वो फॉलो करना। नेहा, मैं तुझे सारे लिंक्स व्हाट्सएप कर रही हूँ। कुछ हफ्तों बाद कांता देवी अपनी किटी पार्टी वाली सहेलियों के साथ हॉल में बैठी गपशप कर रही हैं। तभी नेहा का फोन आता है। माँ, आपको तो पता है मेरे सास ससुर नहीं है और ये भी ऑफिस चले जाते हैं, तो मुझे ना घर के ना काम करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप किसी को भेज दो तो मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तू बिल्कुल फिक्र मत कर मेरी बच्ची, मैं अपनी रिया और तान्या को भेज रही हूँ। वो दोनों पढ़ी लिखी मॉडर्न बहुएं हैं, तेरा एकदम हॉस्पिटल वाली नर्सों की तरह ख्याल रखेंगी। रिया और तान्या को जब ये पता चलता है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन सास की तारीफों के पुल सुनकर वो तैयार हो जाती हैं और पैकिंग करने लगती हैं जाने के लिए। तभी कांता देवी की कुछ सहेलियां आ जाती हैं। अरे ओ राधा, सीता, कहाँ मर गई दोनों? मेरी सहेलियों के लिए 10 कप स्पेशल चाय और पकौड़े बना कर लाओ। राधा जल्दी से चाय पकौड़े लाती है। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। कांता, तूने तो इन दोनों को एकदम मशीन बना रखा है। अरे और किस काम आएंगी ये तो मेरे घर की मुफ्त की नौकरानियां हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ इनसे ऐसे ही काम करवाऊंगी। आज से घर का डबल काम तुम दोनों के सिर पर है, समझी? जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगी। रिया और तान्या नेहा के ससुराल पहुंच जाती हैं। थैंक गॉड भाभीओ, आप लोग आ गई। मुझे सच में हेल्प की बहुत जरूरत थी। उफ गॉड, मेरी तो कमर ही टूट गई इस सफर में। नेहा यार, मुझे एक गिलास ठंडा पानी तो पिला। प्रेग्नेंट ननद खुद जाकर अपनी भाभियों के लिए पानी लाती है। रिया और तान्या पानी पीकर सोने चली जाती हैं। रात के 9 बज जाते हैं। भाभी उठिए ना प्लीज, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और डॉक्टर ने कहा है मुझे टाइम पर खाना खाना है। आप प्लीज किचन में जाकर कुछ हल्का सा बना दोगी? यार नेहा, तुम भी ना, अब इस टाइम कौन किचन के बर्तनों में माथा पच्ची करेगा? तो चिल कर यार, हम ऑनलाइन कुछ बढ़िया सा ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, मैं जोमेटो से एक एक्स्ट्रा चीज पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, तू भी खा लेना। नेहा कुछ बोल नहीं पाती। डिलीवरी बॉय को आने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। रात के 11 बज चुके हैं। भूख से नेहा के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। हे भगवान, ये मैंने किन महारानियों को अपने घर बुला लिया। खुद खाना नहीं बना सकती, ऑर्डर किया है वो भी इतना लेट हो गया है। आज भूख से तो मेरी जान ही निकल जाएगी। सुबह के 10 बज रहे हैं। नेहा के घर के हॉल में रिया और तान्या सोफे पर बैठी हैं। उनके हाथों में कांच के महंगे बाउल हैं। वो बहुत ही स्टाइल से पपीता और अनानास काट रही हैं। नेहा, कम हियर, देखो हमने तुम्हारे लिए एकदम फ्रेश फ्रूट सैलेड बनाया है। इसमें पपीता और पाइनएप्पल है। इससे हमारी स्किन ग्लो करती है और तुम्हारे बच्चे की भी स्किन ग्लो करेगी। एग्जैक्टली, इससे ना तुम्हारी स्किन एकदम आलिया भट्ट की तरह ग्लो करेगी। नेहा जैसे ही वो बाउल हाथ में लेती है और एक टुकड़ा खाने वाली होती है, तभी दरवाजे से नेहा का पति अर्जुन अंदर आता है। उसकी नजर जैसे ही उस बाउल पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपना बैग जमीन पर फेंकता है और दौड़कर नेहा के पास जाता है। रुको नेहा, पागल हो गई हो क्या तुम? अर्जुन बाउल छीन लेता है और जमीन पर फेंक देता है। What the hell? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी मेहनत से हमने फ्रूट काटे थे और तुमने सब जमीन पर फेंक दिया। मेहनत की थी? तुम दोनों मेरी बीवी की जान लेने आई हो क्या यहाँ? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक्सक्यूज मी, हम तो इसे विटामिन दे रहे थे। वाओ,
क्या विटामिन है। अरे ओ नाम की मॉडर्न भाभीियों, दिन भर वो इंस्टाग्राम पर मुजरा देखने के अलावा कुछ बेसिक साइंस भी पढ़ लिया करो तुम लोग। किसी भी प्रेग्नेंट औरत को शुरुआती महीनों में पपीता और अनानास नहीं दिया जाता, इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। क्या? हे भगवान! तुम लोगों को कुछ नहीं पता, सिर्फ मॉडर्न होने का झूठा दिखावा करती हो तुम लोग। आइंदा से मेरी बीवी के खाने के आसपास भी मत भटकना। अगले दिन नेहा के कहने पर रिया और तान्या जल्दी जल्दी घर की सफाई करती हैं। रिया जल्दी जल्दी पोछा लगाती है और जल्दबाजी में थोड़ा सा पानी फर्श पर ही रह जाता है। नेहा अपने कमरे से निकलती है और उसका पांव फिसल जाता है। बचाओ! नेहा गिरने ही वाली होती है कि वो पास रखे सोफे को कसकर पकड़ लेती है और गिरने से बच जाती है। शोर सुनकर तान्या जल्दी से आती है। भाभी, आपका ध्यान कहाँ है? इतना पानी क्यों छोड़ रखा है फर्श पर? अभी अगर मैं गिर जाती तो क्या होता? ओ नेहा, फ्लोर ही तो है, गीला तो होगा ही ना, तुम देखकर चला करो ना। तभी रिया वॉशरूम से एक भारी बाल्टी लेकर आती है जिसमें नेहा और अर्जुन के गीले कपड़े भरे हैं। उफ नेहा, तुम्हारी वॉशिंग मशीन खराब है, सारे कपड़े मैंने हाथों से धोए हैं। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे बैक में ना बहुत भयंकर पेन हो रहा है। तुम प्लीज ये कपड़े छत पर डाला होगी सुखाने के लिए। भाभी, डॉक्टर ने मुझे भारी वजन उठाने और सीढ़ियाँ चढ़ने से साफ मना किया है, आप डालाइए ना। यार तुम लोग ना प्रेगनेंसी को कोई बीमारी समझ लेती हो, थोड़ा चला फिरा करो, एक्टिव रहोगी। हम तो थक गए हैं, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। नेहा को बहुत बुरा लगता है। वो मजबूरी में उस भारी बाल्टी को उठाती है और धीरे धीरे छत की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। दोपहर के 2 बज रहे हैं और सूरज एकदम सिर पर आग उगल रहा है। नेहा जैसे ही छत पर जाती है उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। आवाज सुनकर रिया और तान्या वहां आ जाती हैं और अर्जुन को बुलाती हैं। फिर नेहा को अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए मिस्टर अर्जुन, इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हैं और पिछले कुछ दिनों से इन्होंने सिर्फ जंक फूड खाए हैं, जिससे इनका बीपी बहुत लो हो चुका है। ऊपर से भारी वजन उठाकर सीढ़ियां चढ़ने की वजह से बेबी को भी खतरा हो सकता है। इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर ये बोलकर वहां से चला जाता है। सुन लिया आप दोनों ने? आप लोग मेरी देखभाल करने आई थी क्या? मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी? ओ हेलो, तुम खुद इतनी आलसी हो, थोड़ा सा काम क्या कर लिया, सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। अरे औरतें तो 9 महीने तक काम करती है, तब तो कुछ नहीं होता। गेट आउट! निकलो बाहर तुम दोनों। मुझे मेरी बीवी के आसपास तुम्हारे जैसी जहरीली औरतें बिल्कुल नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। रिया और तान्या वहां से चली जाती हैं। नेहा अपनी माँ कांता देवी को फोन लगाती है और सब कुछ बता देती है। माँ, आपने किन चुड़ैलों को भेज दिया था? मेरी जान जाते जाते बची है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे क्या पता था कि ये मॉडर्न होने के नाम पर इतनी बड़ी गवार निकलेंगी। तू रो मत, मैं आज ही उन दोनों को भेज रही हूँ। वो राधा और सीता को वो तेरी सेवा अच्छे कर लेंगी। अगली सुबह नेहा के घर राधा और सीता आ जाती हैं। उनके हाथों में कुछ कपड़े के थैले और स्टील के डिब्बे हैं। आइए भाभी, मैं बस खाना बना रही थी। अरे अरे दीदी, आप बिल्कुल मत उठिए, आप बस आराम कीजिए। ये घर और आपकी रसोई अब हमारी जिम्मेदारी है। सीता तुरंत किचन में जाती है और एक प्लेट में ताजे सेब, कीवी और भीगे हुए बादाम लेकर आती है। दीदी, ये ताजे फल खाइए। हमारे गांव में तो कहते हैं कि जो फल हमारे मौसम के होते हैं वही जच्चा बच्चा दोनों को ताकत देते हैं। राधा अपने बैग से एक स्टील का बड़ा सा डिब्बा निकालती है और उसे खोलती है। उसमें देसी घी और भुने हुए गोंद के लड्डू थे। और ये देखिए, हमने कम बजट में ही घर पर आपके लिए एकदम शुद्ध देसी घी, मखाने और गोंद के लड्डू बनाए हैं। सुबह शाम एक लड्डू गर्म दूध के साथ खाइएगा, इससे आपकी कमर भी मजबूत होगी और बच्चे को भी पूरी ताकत मिलेगी। नेहा उस लड्डू को खाती है। भाभी, आप लोग कितने अच्छे हो। मैंने आपको हमेशा गवार और गरीब समझा। अरे दीदी, अब आप ये सब छोड़िए, आप ये लड्डू खत्म कीजिए, फिर मैं आपको हॉल में थोड़ा चलाऊंगी। वो क्या कहते हैं शहरों में, हाँ, एक्सरसाइज करेंगे हम। दोपहर का वक्त है। कांता देवी अपने बड़े से एसी वाले कमरे में बेड पर लेटी हैं। उसे तेज बुखार है। वो आवाज लगाती है, अरे कोई है? ओ रिया, तान्या, मेरा तो गला सूख रहा है, कोई एक कप चाय या थोड़ी सी मूंग दाल की खिचड़ी ही बना कर दे दो मुझे। मेरा तो सिर फटा जा रहा है बुखार से। रिया और तान्या वहाँ आती हैं। ओह गॉड मम्मी जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? और ये खिचड़ी विचड़ी हमसे नहीं बनेगी। किचन में इतनी गर्मी है, मेरा तो सारा मेकअप ही खराब हो जाएगा। आप जोमेटो से ऑर्डर कर लो ना, या फिर खुद ही बना लो। तो एक मेडिसिन ही ला दो मेडिकल से।
नहीं, मैं मेडिकल पर नहीं जाऊंगी। बाहर इतनी तेज धूप है, मैं अपनी स्किन केयर रूटीन खराब करके धूप में मेडिकल स्टोर तक बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वैसे भी आपको हल्का सा बुखार है, अपने आप ठीक हो जाएगा। रिया और तान्या वहां से चली जाती हैं। तभी कमरे में रमाकांत हाथों में एक ट्रे लेकर आते हैं जिसमें खिचड़ी, पानी और दवाइयां रखी हैं। लो कांता, खा लो। ये खिचड़ी किसी जोमेटो वाले ने नहीं बल्कि तुम्हारे इस बूढ़े पति ने बनाई है। आपने क्यों तकलीफ की जी? तकलीफ तो मैंने तुम्हें उस दिन शादी में ही बताई थी कांता, पर तब तुम्हारी आंखों पर मॉडर्न बहुओं का पर्दा पड़ा हुआ था। क्या हुआ? अब कहाँ गया वो तुम्हारा स्टेटस? देख लिया अपनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी बहुओं का जलवा? जिन गरीब बहुओं को तुमने नौकरानी समझकर घर से बाहर निकाल दिया ना, वो आज तुम्हारी ही बेटी का अच्छे से ख्याल रख रही हैं। और तुम्हारी ये करीना कपूर जैसी बहुएं तुम्हें एक कप चाय तक नहीं दे सकती कांता। रात के 2 बज रहे हैं। नेहा को अचानक फीवर आ गया है और वो ठंड से कांपने लगी। राधा और सीता दोनों वहां आईं और दोनों ने रात भर उसकी अच्छे से देखभाल की, उस पर पट्टियां रखी। आप हिम्मत रखिए दीदी, बस थोड़ा सा बुखार है। अभी ये ठंडी पट्टी रख रही हूँ ना, सुबह तक एकदम उतर जाएगा। हाँ दीदी, हमारे गांव में भी जब औरतों को ऐसा होता है तो हम ऐसे ही मालिश करते हैं। आप बिल्कुल मत घबराना, हम दोनों आपके साथ हैं। रात भर राधा और सीता पलक भी नहीं झपकाती। वो लगातार नेहा की सेवा करती रहती हैं। सुबह के 5 बजते बजते नेहा का बुखार एकदम उतर जाता है। नेहा आंखें खोलती है और देखती है कि राधा और सीता बेड के पास ही जमीन पर सिर टिकाकर सो गई हैं। भाभी, आप दोनों रात भर नहीं सोई मेरे लिए। अरे दीदी, आप उठ क्यों गई? अब कैसा लग रहा है आपको? बुखार उतरा? मुझे माफ कर दो भाभी, मैं कितनी घमंडी थी। मैंने आप दोनों को गवार समझा, सती सावित्री का ढोंग करने वाली बोला। आप दोनों तो देवी हो, अगर आप ना होती तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता? अरे दीदी, ऐसे रोते नहीं है, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। आप तो हमारी छोटी बहन जैसी हो, आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। कुछ दिनों के बाद सुबह का वक्त है। नेहा पूरी तरह ठीक हो चुकी है। नेहा, डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम और बेबी दोनों एकदम फिट हो, तो मैंने सोचा है कि अगले हफ्ते हम तुम्हारी गोद भराई की रस्म रख लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही शुभ बात है। मैं और सीता आज से ही घर की साफ सफाई और पकवानों की तैयारी शुरू कर देंगे। दीदी की गोद भराई एकदम यादगार होगी। उधर दूसरी तरफ कांता देवी फोन पर बात करके ये खबर रिया और तान्या को सुनाती हैं। सुन रही हो बहू, अगले हफ्ते नेहा की गोद भराई है, हमें वहाँ जाना है और पूरे ससुराल वालों के सामने मेरा रुतबा देखना चाहिए। ओ माय गॉड तान्या, ये तो पार्टी का टाइम है यार। हम लोग एकदम डिजाइनर कपड़े पहनेंगे और फुल मेकअप के साथ एंट्री मारेंगे। एग्जैक्टली, हम लोग वहाँ जाकर वो बोरिंग पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम तो इसे एकदम ग्रैंड पार्टी बनाएंगे। गोद भराई के एक दिन पहले नेहा का घर मेहमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हॉल में सोफे पर रिया और तान्या बैठी हैं और मजे से ड्राई फ्रूट्स खा रही हैं। यार रिया, ये काजू कितने क्रिस्पी है ना, एक और प्लेट मंगवा ले क्या किचन से? तभी अर्जुन और नेहा वहां आते हैं। वो राधा सीता को इतनी मेहनत करते और रिया और तान्या को फोन चलाते हुए देखते हैं। वाह भाई वाह, घर में इतना काम पड़ा है लेकिन महारानियों का सोफा नहीं छूट रहा। एक्सक्यूज मी, तुम हमें ताना मार रहे हो? ताना नहीं मार रहे भाभी, आईना दिखा रहे हैं। जिनके खून में ही काम चोरी और दिखावा भरा हो, उनसे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जरा आंखें खोलकर मेरी राधा और सीता भाभी को देखिए, सुबह से बेचारी बिना कुछ खाए पिए पूरे घर को चमका रही है। हम यहाँ तुम्हारे इस फंक्शन को सेलिब्रेट करने आए हैं, कोई मजदूरी करने नहीं आए हैं। मुझे पता है आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, बस कल फंक्शन में शांति से बैठे रहना, कोई नया तमाशा मत खड़ा कर देना। और हाँ, अगर कुछ काम नहीं कर सकती तो कम से कम उन दोनों को परेशान मत करना। कुछ समय बीत जाता है। राधा और सीता घर को फूलों से सजा रही थी। तभी रिया और तान्या हाथों में अजीब सी लाइट्स और डिस्को वाले झालर लेकर वहां आ जाती हैं। What is this राधा? ये गेंदे के फूल? सीरियसली, तुम लोग इस घर को क्या 1990 का कोई सेट बना रही हो? ये कितना चीप और ओल्ड फैशन लग रहा है। एग्जैक्टली, अरे एक बहुत बड़ा फंक्शन है, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं। ये सब कूड़ा हटाओ और ये मॉडर्न लाइट्स लगाओ। हमने ना एक डीजे वाले को भी बुक किया है, वो बस आता ही होगा। एकदम क्लब वाली वाइब आनी चाहिए। भाभी, ये गोद भराई एक पवित्र रस्म होती है, कोई क्लब की पार्टी नहीं। गेंदे के फूल शुभ माने जाते हैं, इनकी खुशबू से दीदी और होने वाले बच्चे को शांति मिलेगी।
वो तेज आवाज वाला डीजे और ये लाइटें इस वक्त दीदी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम हमें मत सिखाओ कि क्या ठीक है और क्या नहीं। हम जो कह रहे हैं वो करो, वरना क्या भाभी? वरना फिर से मुझे कोई ऐसा ज्ञान देंगी जिससे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े? नेहा को वहां देखकर रिया और तान्या की बोलती बंद हो जाती है। मेरी राधा और सीता भाभी बिल्कुल सही कह रही है। ये मेरी गोद भराई है और ये रस्म हमारे घर के पुराने और शुभ तरीके से ही होगी। मुझे गेंदे के फूलों से ही सजावट चाहिए। आप लोगों को अपनी वो डिस्को वाली लाइट्स लगानी है तो जाकर अपने बेडरूम में लगा लीजिए। कुछ घंटों के बाद नेहा के कमरे में रिया और तान्या ने जबरदस्ती उसे एक बहुत ही डिजाइनर शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए दी। रस्म के लिए नेहा उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल हो रही थी और साथ में उसे हैवी ज्वेलरी भी पहना दी। भाभी प्लीज, ये ड्रेस अच्छी नहीं है, मुझे तकलीफ हो रही है और ये हार तो मुझे चुभ रहा है। ओहो नेहा, चिल करो। डिजाइनर कपड़े ऐसे ही होते हैं। ब्यूटी इज पेन डार्लिंग। तुम इसमें एकदम करीना कपूर लग रही हो। आज सारे मेहमान देखते रह जाएंगे। मुझे अच्छा नहीं दिखना है भाभी, मुझे बस कंफर्टेबल रहना है। प्लीज ये सब उतारिए। तभी राधा और सीता हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाबी साड़ी और फूलों के कुछ ताजे गहने, गजरा, कंगन लेकर अंदर आती हैं। हाय राम, ये क्या कर रही है आप दोनों? दीदी का दम घुट रहा है और आप उन्हें इस हालत में सजा रही हैं। दीदी आप ये साड़ी पहनकर देखिए, एकदम मुलायम सिल्क है, आपके शरीर को बिल्कुल नहीं चुभेगी। और ये फूलों के गहने, इनसे आपको ठंडक मिलेगी और भारी भी नहीं लगेगा। राधा और सीता नेहा को तैयार करती हैं। अब वो बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वाह भाभी, ये कितनी हल्की और प्यारी है। मैं इसमें सच में बहुत कंफर्टेबल और सुंदर फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रेट, अब लग रही हो तुम टिपिकल गांव की आंटी। हमारा तो सारा डिजाइनर कलेक्शन ही वेस्ट कर दिया तुम लोगों ने। आओ रिया, इन्हें बहन जी बनने का ही शौक है तो बनने दो। रिया और तान्या वहां से चली जाती हैं। रिया और तान्या अपने कमरे में तैयार हो रही हैं। दोनों ने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हैं और हैवी मेकअप किया है। तभी उनके पति रोहन और मोहित कमरे में आते हैं। रिया, ये क्या पहन कर रखा है तुमने? अरे हम बहन की गोद भराई की रस्म में आए हैं या फिर किसी न्यू ईयर पार्टी में? सीरियसली तान्या, बाहर सारे गांव और खानदान के बुजुर्ग बैठे हैं और तुम लोग ये सब पहनकर बाहर जाओगी? जाकर कोई ढंग की साड़ी या सूट पहन लो यार। यू नो व्हाट रोहन, तुम दोनों भाइयों को फैशन की एफ भी नहीं पता है कि डिजाइनर ड्रेसेस है। हम ये चेंज नहीं करने वाले। जिसको जो सोचना है सोचे। रिया और तान्या अपने पतियों की बात को अनसुना करके कमरे से बाहर निकल जाती है। हॉल में बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं। राधा और सीता ने बहुत सिंपल साड़ी पहनी है। वो दोनों हाथ जोड़कर सबका स्वागत कर रही हैं। सास कांता देवी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हैं। तभी रिया और तान्या वहां आती हैं। अरे कांता, ये कौन है? कोई बम्बई से नाचने वाली बुलाई है क्या रस्म के लिए? अरे ये कैसे ऊट पटांग कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने? अरे नहीं बुआ जी, ये मेरी बड़ी बहुएं हैं। हाय बहुएं हैं या तमाशा? तुम्हारे घर में ये उर्फी जावेद वाले संस्कार कब से आ गए भाई? समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुम्हारी इन बहुओं ने। वो देखो उन दोनों को कैसे संस्कारी तरीके से मेहमानों को पानी पूछ रही है। कांता देवी का मुंह शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। वो रिया और तान्या के पास जाती है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? मेरी नाक कटवा दी पूरे खानदान के सामने। जाओ जाकर कोई शॉल या दुपट्टा ओढ़ो, वरना मैं तुम दोनों को इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी। कोई कुछ भी बोले, हम चेंज नहीं करने वाले। चलो तान्या। गोद भराई की रस्म चल रही थी। खाने का समय हो चुका था। मेहमान अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। रिया और तान्या सबको बर्गर और पिज्जा सर्व करती हैं। लीजिए आंटी जी, एकदम मस्त पिज्जा है, एंजॉय। हे कांता, ये क्या है? क्या हमें बच्चे समझ रखा है जो ये डबल रोटी और बासी सब्जी खिला रही है? हे भगवान, तुम लोगों ने घर पर कुछ क्यों नहीं बनाया? मम्मी जी, इतनी गर्मी में कौन किचन में खड़ा होता? हमने सोचा पिज्जा से सब खुश हो जाएंगे। तभी राधा और सीता हाथों में स्टील के बड़े बड़े बर्तन लेकर आती है। आप लोग गुस्सा मत होइए बुआ जी, वो तो भाभीियों ने अपने लिए मंगवाया था। आप लोगों के लिए हमने कम बजट में ही घर पर एकदम शुद्ध देसी घी की पूरियाँ, मटर पनीर की सब्जी, ताजे फलों का जूस और खीर बनाई है। हाँ बुआ जी, बिल्कुल गांव वाले तरीके से बनाया है, खाइए ना। आहा, क्या स्वाद है कसम से कांता। तेरे घर की ये दोनों छोटी बहुएं तो साक्षात अन्नपूर्णा है। सारे मेहमान खाना खाते हैं और खुश हो जाते हैं। रिया और तान्या ने डीजे सेटअप करवाया था। वो डीजे बजवाती है और खुद ही डांस करती है और नेहा को भी डांस करने के लिए बोलती है। अरे ओ भैया, बंद कर इस भोपू को, दिमाग खराब हो गया है क्या? डीजे बंद हो जाता है। तुम दोनों को कोई शर्म हया है या नहीं? अरे घर में गोद भराई की पवित्र रस्म चल रही है, क्या कोई डिस्को नहीं चल रहा है?
तुम्हारे मायके में यही सिखाया है कि रस्मों का ऐसे मजाक उड़ाते हैं? समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे आज। ओ कम ऑन मम्मी जी, पार्टी ऐसे ही तो होती है। तभी पीछे से ढोलक की आवाज सुनाई पड़ती। राधा के गले में ढोलक लटकी है और सीता ताली बजा रही है। दोनों मिलकर बहुत ही सुरीली आवाज में पारंपरिक गोद भराई का गीत गाने लगती हैं। वाह, इसे कहते हैं घर की लक्ष्मी कांता। तेरी इन बहुओं के गले में तो सरस्वती बसती है। रस्म के लिए हॉल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सा झूला रखा था। राधा और सीता ने उसे गेंदे और गुलाब के फूलों से बहुत ही मेहनत से सजाया था। तभी रिया और तान्या एक पॉलीथीन में कुछ चाइनीज इलेक्ट्रिक लाइट्स लेकर आती हैं। यार तान्या, इन गांव वालियों ने तो सच में पूरा खेती यहाँ लाकर टांग दिया है। डोंट वरी रिया, हम अभी इस ओल्ड फैशन झूले को एकदम मॉडर्न टच देते हैं। ये लाइटें लगा देते हैं, जब ये जलेगी ना तो सब देखते रह जाएंगे। दोनों उन लाइट्स को झूले पर लगा देती हैं। गोद भराई की रस्म शुरू होती है। नेहा बहुत धीरे धीरे चलकर झूले के पास जाती है और झूले पर बैठ जाती है। चलो भाई, अब रस्म शुरू करते हैं। वेट वेट वेट, मम्मी जी अभी हमारी डेकोरेशन का मैजिक तो देखिए। तान्या स्विच ऑन कर। तान्या स्विच ऑन करती है। लाइटें जलती हैं, लेकिन तभी अचानक तेज आवाज होती है और लाइटों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और नेहा को करंट का एक जोरदार झटका लग जाता है। नेहा का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो झूले से गिरने लगती है। तभी राधा और सीता आती हैं और नेहा को दोनों एक साथ पकड़ लेती हैं और गिरने से बचा लेती हैं। भाभी, जल्दबाजी में राधा और सीता को भी चोट लग गई थी। कुछ नहीं हुआ दीदी, हम है ना, कुछ नहीं हुआ आपको, शांत हो जाइए। नेहा, तुम ठीक हो? बेबी ठीक है? मेरी बच्ची, हाय मेरे भगवान, आज तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाती। पूरा हॉल सदमे में है। रिया और तान्या दूर खड़ी कांप रही हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि उनके उस एक्स्ट्रा एफर्ट और झूठे दिखावे ने आज इस घर में क्या अनर्थ कर दिया होता। इस झूले पर ये लाइट किसने लगाई थी? वो झूला किसने डेकोरेट किया था? अरे अर्जुन, झूले को सजाया तो राधा और सीता ने था, लेकिन उन दोनों कहाँ कहीं वो दोनों मॉडर्न हुए। रिया और तान्या, उन्होंने उसमें लाइट लगाई थी जिससे वो शॉर्ट सर्किट हुआ। मैंने देखा था, इन दोनों की वजह से ही ये सब हुआ है। क्या साबित करना चाहती हैं आप दोनों, हाँ? कि आप बहुत मॉडर्न हैं। आपके इस एक्स्ट्रा एफर्ट और डेकोरेशन के चक्कर में ना आज मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाता, मेरी बीवी की जान चली जाती, और वो भी आप दोनों की वजह से। हाय राम, मेरा तो वंश ही खत्म हो जाता आज। अरे चुड़ैलो, तुम्हारे इस दिखावे ने तो आज सब कुछ खत्म ही कर दिया होता। मैं समाज में क्या मुंह दिखाती। लोग क्या कहते कि कांता की मॉडर्न बहुओं ने अपनी ही ननद की जान ले ली। मेरी तो नाक कटवा कर रख दी तुम दोनों ने। तुम दोनों को कुछ नहीं आता। मैंने तो पहले ही कहा था, कांता ये डिजाइनर कपड़े और ये ब्रांडेड मेकअप घर नहीं चलाते। घर चलता है संस्कारों से, जो मेरी इन दोनों बहुएं राधा और सीता में है। इन दोनों ने आज साबित कर दिया कि यही है हमारे खानदान की असली बहुएं। आज अगर ये अपनी जान पर न खेलती तो तुम उम्र भर सिर्फ पछताती कांता। देखो देखो, दोनों को चोट लगी है तब भी वो अपना दर्द छिपा रही है। देखो। अपने ससुर की बात और अर्जुन का गुस्सा देखकर रिया और तान्या का वो सारा हाई क्लास वाला ईगो और घमंड आंसुओं में बह जाता है। दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हम मानते हैं कि हम घमंडी है, हम कामचोर भी है और हमें स्टेटस का नशा था। पर माँ जी, हम भी लड़कियां हैं, हम भी कभी माँ बनेंगी। हम किसी के बच्चे की जान लेने का सपने में भी नहीं सोच सकते। I'm sorry नेहा, I'm so sorry अर्जुन। हम बस इन गाँव वाले डेकोरेशन को नीचे दिखाना चाहते थे। हम भूल गए थे कि ये एक पवित्र रस्म है, कोई डिस्को पार्टी नहीं। हमारी इस बेवकूफी और जलन ने आज सच में सब कुछ बर्बाद कर दिया होता। प्लीज हमें माफ कर दो। अगर आपको कुछ हो जाता नेहा, तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। रिया और तान्या को इस तरह रोते देख राधा और सीता से रहा नहीं जाता। वो दोनों आगे बढ़ती हैं। अरे बस कीजिए रिया भाभी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो सब भूला नहीं कहते। हमें पता है कि आपका दिल बुरा नहीं है, बस तरीका थोड़ा गलत हो गया था। अब रोना बंद कीजिए, आज घर में खुशी का दिन है। जो हुआ उसे भूल जाइए। भगवान की कृपा से कुछ गलत नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। हाँ भाभी, और जो बीत गया सो बीत गया। भगवान का शुक्र है कि दीदी और बच्चा दोनों एकदम सुरक्षित है।
सुरक्षित हूँ तो सिर्फ आप दोनों की वजह से भाभी। मैंने आप लोगों को गंवार समझा, अनपढ़ समझा, लेकिन आज आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। आप लोग गंवार नहीं, इस घर की असली लक्ष्मी हो। बिल्कुल सही कहा मेरी बच्ची, असली लक्ष्मी ये ही है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने अमीरी और गरीबी के चश्मे से तुम लोगों को परखा, पर आज मुझे समझ आ गया है कि सोना चाहे मिट्टी में क्यों न पड़ा हो, वो सोना ही रहता है। कांता देवी अपनी चारों बहुओं को एक साथ गले लगा लेती हैं। रमाकांत और उनके बेटे राहुल, रोहन, मोहित, अमन और करण ये देखकर खुशी से मुस्कुरा देते हैं। तान्या, चलो वो चाइनीज लाइटें डस्टबिन में फेंक कर आते हैं। दीदी का झूला तो असली फूलों से ही सजेगा और आज हम चारों मिलकर इसे सजाएंगे। कुछ देर के बाद सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो गया है। रिया, तान्या, राधा और सीता चारों ने मिलकर एकदम असली और खुशबूदार गेंदे और गुलाब के फूलों से झूले को सजा दिया है। हाँ, अब माहौल लग रहा है गोद भराई की रस्म का। चलो शुरू करते हैं रस्म। नेहा बहुत ही प्यार से उन फूलों वाले झूले पर बैठती है। कांता देवी उसकी आरती उतारती हैं। सभी उस झूले के पास खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। चलो सब लोग स्माइल करो, इस घर की अब तक की सबसे परफेक्ट फैमिली फोटो क्लिक होने वाली है। हाँ, कैमरामैन एक बढ़िया फैमिली फोटो क्लिक करता है और सभी घर वाले मुस्कुरा देते हैं।